हेलो दोस्तों, बिहारी सर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग जो है दिल्ली सल्तनत से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न है जो भी एग्जाम में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को लेकर के आए हैं। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, है ना। एक पार्ट इस पे डाला जा चुका है, लेकिन ये जो प्रश्न है ये पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, अलग अलग एग्जामों में पूछा हुआ प्रश्न है जिसको हम लोग करेंगे। ठीक है, तो पूरा प्रश्न को देखिएगा। तो सबसे जो पहला प्रश्न है वो है कि दिल्ली सुल्तान का यानी दिल्ली सल्तनत का शासन जो है सो कब प्रारंभ हुआ। दिल्ली सल्तनत का शासन, ठीक है, यहाँ सल्तनत हो जाएगा। तो दिल्ली सल्तनत का जो शासन है ये कब शुरू हुआ, तो 1206 ईस्वी में शुरू हुआ। कब शुरू हुआ? 1206 ईस्वी में जो है ये शुरू हुआ। ठीक है, 1206 ईस्वी में कब शुरू हुआ? 1206 ईस्वी में, है ना। 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत में जो है सो शासन शुरू हुआ। गुलाम वंश की स्थापना किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। कौन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1206 में। और इसी समय से जो है दिल्ली सल्तनत का शासन जो है सो प्रारंभ हुआ। जो दूसरा प्रश्न है वह निम्नलिखित में से किसने दिल्ली की सल्तनत पर राज नहीं किया था। ऑप्शन ए है गुलाम वंश, बी सैयद वंश, सी खिलजी वंश, डी गौरी वंश। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा गौरी वंश। गौरी वंश ने जो है दिल्ली सल्तनत पर शासन नहीं किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी रजिया, डी बलबन। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखिएगा, गुलाम वंश का संस्थापक कौन हो गया? कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है वो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी कहाँ थी। ऑप्शन ए लाहौर, बी दिल्ली, सी अजमेर, डी लखनौती। ठीक है दोस्तों, तो कुतुबुद्दीन ऐबक की जो राजधानी थी वो थी लाहौर। ठीक है, कुतुबुद्दीन ने जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाया? लाहौर बनाया। कहाँ बनाया? लाहौर बनाया। ठीक है, और जीवन में कभी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली नहीं गया। जीवन में कभी भी कुतुबुद्दीन ऐबक जो है दिल्ली नहीं गया दोस्तों, है ना। अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में किस खेल के दौरान हो गई थी। ऑप्शन ए पोलो, बी कुश्ती, सी मलखम, डी फुटबॉल। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक जो है पोलो खेल रहा था। क्या खेल रहा था? पोलो खेल रहा था। उसको चौगान भी कहते हैं। घोड़ा पर चढ़ के खेल रहा था, तो घोड़ा से गिर करके इसकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, है ना। तो ये कौन सा खेल खेल रहा था? पोलो खेल रहा था। ठीक है, अगले प्रश्न को हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक अथवा उद्धारक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी ऐबक, सी बलबन, डी आराम शाह। तो दोस्तों दिल्ली सल्तनत का जो वास्तविक संस्थापक है वो माना जाता है इल्तुतमिश को। किसको माना जाता है? इल्तुतमिश का को। ठीक है, प्रथम संस्थापक था इसका कुतुबुद्दीन ऐबक, किंतु इस वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया। इल्तुतमिश जो है दिल्ली सल्तनत की राजधानी के रूप में किसे स्थापित किया। ऑप्शन ए लाहौर, बी दिल्ली, सी दीपालपुर, डी मुल्तान। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों दिल्ली। इल्तुतमिश ने जो है लाहौर से राजधानी को स्थानांतरित करके कहाँ लाया था? दिल्ली लाया था। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो जो अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? तो अगला प्रश्न है कि दिल्ली के प्रथम प्रभुता संपन्न इल्तुतमिश को किस उपनाम से जाना जाता है। इल्तुतमिश को जो है किस उपनाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए गुलामों का गुलाम, बी राजाओं का राजा, सी कृषकों का मसीहा, डी तीर्थयात्रियों का राजकुमार। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा गुलामों का गुलाम। क्या हो जाएगा? गुलामों का गुलाम, है ना। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कीजिएगा
तो गुलामों का गुलाम किसको कहा जाता है? इल्तुतमिश को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इल्तुतमिश जो था कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था और कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गोरी का गुलाम था, है ना। तो ये गुलाम का गुलाम हुआ कि नहीं हुआ, इसलिए इसको गुलामों का गुलाम कहा जाता है। अगले प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा वो है नियमित मुद्रा जारी करने वाला और दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित करने वाला प्रथम सुल्तान कौन था? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी आलम शाह, सी बलबन, डी इल्तुतमिश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इल्तुतमिश। कौन हो जाएगा? इल्तुतमिश। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इल्तुतमिश हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है कि किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सबसे पहले अंकित हुआ? किसके सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का नाम सबसे पहले अंकित हुआ? ऑप्शन ए कुतुबुद्दीन ऐबक, बी इल्तुतमिश, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मसूद शाह। अलाउद्दीन मसूद शाह। ठीक है, तो दोस्तों सिक्कों पर बगदाद के खलीफा का जो नाम अंकित हुआ वो हुआ अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में। किसके समय हुआ? अलाउद्दीन मसूद शाह के समय में हुआ। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। कुछ इसमें नए प्रश्न भी है जो कि आप एग्जाम में पूछे गए हुए हैं। ठीक है, तो उसको बार बार आप लोग देखिएगा क्योंकि एग्जाम में पूछे गए प्रश्न को ही इसमें संकलन किया गया है। इल्तुतमिश ने निम्नलिखित में से किस दल का गठन किया था? ऑप्शन ए अदब ए तुर्कानी, बी तुर्कान ए चहलगानी, सी दल खालसा, डी दल पचासा। ठीक है दोस्तों, तो ये कौन सा दल था? तुर्कान ए चिहलगानी। ये 40 सरदारों का एक दल था जिसको तुर्कान ए चिहलगानी कहा गया, है ना। इसका गठन किया था इल्तुतमिश किया था और इसकी समाप्ति किया था बलबन। कौन किया था? बलबन। ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर किसका आक्रमण हुआ? ऑप्शन ए चंगेज खां, बी उलुंग खां, सी नुसरत खां, डी जलाल खां। दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा चंगेज खां, है ना। चंगेज खां जो है इल्तुतमिश के शासनकाल में दिल्ली तक तो नहीं पहुंचा किंतु सिंध पर जो है आक्रमण किया था। ठीक है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंगेज खां। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। इल्तुतमिश ने जो है बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किया था। ऑप्शन ए एवाज को, बी नासिरुद्दीन महमूद को, सी अली मर्दान को, डी मलिक जानी को। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा मलिक जानी को। किसको किया था? मलिक जानी को। ठीक है दोस्तों, तो इसका सही जवाब हो जाएगा मलिक जानी। क्या हो जाएगा? मलिक जानी, है ना दोस्तों। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है जाटों का विद्रोह। ठीक है, अगला जो हमारा क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश के समय में निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह हुआ था? ऑप्शन ए फ्यू का विद्रोह, बी तुगरिल का विद्रोह, सी उज्बेगों का विद्रोह, डी जाटों का विद्रोह। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों फ्यू का विद्रोह। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है कि इनमें से किस मंगोल नेता या कमांडर ने भारत पर आक्रमण करने के लिए सिंधु नदी पार नहीं की? ऑप्शन ए चंगेज खान, बी तैर बहादुर, सी अब्दुल्ला, डी कुतलुग ख्वाजा। तो इसमें जो ये सीडीएस एग्जाम 2020 में पूछा हुआ है ना, तो इसका सही जवाब हो जाएगा तैर बहादुर। क्या हो जाएगा? तैर बहादुर। ठीक है दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा तैर बहादुर। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन भारत की प्रथम महिला शासिका थी? इसका जवाब सभी लोगों को पता होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए। ठीक है, ये बिल्कुल हल्का प्रश्न है। इसका सही जवाब हो जाएगा रजिया सुल्तान। कौन हो जाएगा? रजिया सुल्तान। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? ठीक है, ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक की, सी नासिरुद्दीन की, डी बलबन की। तो रजिया सुल्तान जो है दोस्तों यह इल्तुतमिश की बेटी थी। किसकी बेटी थी?
इल्तुतमिश की बेटी थी। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है कि रजिया बेगम को सत्ताच्युत यानी कि टर्मिनेट यानी पद से हटाने में करने में किसका हाथ था? अफगानों का, मंगोलों का, तुर्कों का, अरबों का, है ना दोस्तों? तो किसका हाथ था? जो तुर्क के जो अमीर थे, है ना, बताए थे हमने कि जो तुर्की के जो अमीर थे उन लोगों ने रजिया को क्या कर दिया था? पद से हटा दिया था। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको नासरुद्दीन महमूद ने उलुंगा खां की उपाधि दी थी? ये आईएएस के प्री एग्जाम में पूछा हुआ है 2006 में कि इल्तुतमिश, बलबन, गयासुद्दीन तुगलक, रजिया। ठीक है दोस्तों, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बलबन, है ना। नासिरुद्दीन महमूद ने बलबन को दिया था उलुंगा खां की उपाधि। ठीक है, और नासिरुद्दीन अगले प्रश्न को हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है कि नासिरुद्दीन महमूद के काल में किसके नेतृत्व में भारतीय मुसलमानों का एक अलग दल बन गया था? इमादुद्दीन रिहान, अल्तुनिया, जलालुद्दीन याकूत और कुबाचा। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों इमामुद्दीन। क्या हो जाएगा? इमादुद्दीन रिहान। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। आप लोग ध्यान से इसको समझिए। अगला जो प्रश्न है वो है दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? जलालुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन, शमसुद्दीन बलबन, गाजुद्दीन बलबन। क्या हो जाएगा इसका सही जवाब? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, है ना। क्या हो जाएगा? गयासुद्दीन बलबन। बलबन का जो पुराना नाम था क्या था? गयासुद्दीन बलबन। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति नहीं अपनाई थी? ऑप्शन ए सीमा विस्तार की नीति, बी लौह एवं रक्त की नीति, सी निरंकुशता की नीति और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बलबन ने निम्नलिखित में से कौन सी नीति नहीं अपनाई थी? तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो जाएगा, कौन सी नीति अपनाई थी, है ना। यहाँ पे प्रश्न हो जाएगा कौन सी नीति अपनाई थी। ठीक है, तो इसने लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। ठीक है, बलबन ने लौह एवं रक्त की नीति अपनाया था। ठीक है, अगला प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो ये है, ठीक है, कि सुल्तान बलबन के आदेश पर सार्वजनिक रूप से कोड़े की सजा पाने वाला निम्नलिखित अमीरों में से कौन था? मतलब कौन ऐसा अमीर था जिसको जो है सुल्तान बलबन ने जो है उसको कोड़े मारने की सजा दिया था? ठीक है, कोड़ा मारने की सजा किसको दिया था? ऑप्शन ए हैबत खां, बी इमादुद्दीन रेहान, सी शेर खां, डी मलिक बकवक। ठीक है, तो मलिक बकवक जो है इसको जो है कोड़े मारने की सजा दी गई थी। अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। बकवक बोलता होगा, ठीक ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो अगला जो हमारा प्रश्न है दोस्तों वो है कि अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने भव्य उपाधि धारण की। कौन सी उपाधि धारण की बलबन ने? तूतीय हिंद, कैसर ए हिंद, जिल्ले इलाही, दीवाने इलाही। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों जिल्ले इलाही, है ना। क्या हो जाएगा? जिल्ले इलाही। यह अपने आप को क्या कहता था? ईश्वर की परछाई कहता था। ठीक है, जिल्ले इलाही का मतलब होता है ईश्वर की छाया, ईश्वर की परछाई। ठीक है दोस्तों, हम लोग अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि राजा दैवी अधिकार से संपन्न है, इससे मिलता जुलता सिद्धांत है। राजा की गरिमा इस दूसरे सिद्धांत को प्रतिपादित करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? ऑप्शन ए अलाउद्दीन खिलजी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी इल्तुतमिश, डी बलबन। तो राजत्व के सिद्धांत का जो पालन किया था, प्रतिपादन किया था, वो कौन किया था? बलबन ने किया था। कौन किया था? बलबन ने किया था। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है कि बलबन ने फारसी में
बलबन ने भारत में किस फारसी त्योहार को मनाने की शुरुआत की? ऑप्शन ए नौरोज उत्सव, बी मुहर्रम, सी होली, डी रमजान। तो आप सभी को पता है, अगर आप लोग वीडियो देखे होंगे, ठीक है, तो वीडियो में सारा पढ़ाया गया हुआ है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा नौरोज। क्या हो जाएगा? नौरोज। हम दोस्तों, इसका सही जवाब हो जाएगा नौरोज उत्सव। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो हमारा प्रश्न है कि बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? ऑप्शन ए गढ़ मुक्तेश्वर मस्जिद, बी लाल मस्जिद, सी कुब्बतुल इस्लाम मस्जिद, डी रोहतास गढ़ की मस्जिद। है दोस्तों, इसका जो सही जवाब हो जाएगा गढ़ मुक्तेश्वर मस्जिद। क्या हो जाएगा? गढ़ मुक्तेश्वर मस्जिद। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है कि इनमें से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चिहलगानी की सत्ता हुकूमत को तोड़ने और विनाश करने में पूर्ण रूप से सफलता हासिल की? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद बिन तुगलक। तो तुर्कान ए चिहलगानी को समाप्त करने वाला शासक कौन था? बलबन था। दोस्तों आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, ठीक है। वीडियो के अंत में जो है आप लोग को एक कोड दिया जाएगा, जिस कोड से पीडीएफ खुलेगा, ठीक ना। उस पीडीएफ में ये प्रश्न दिया जाएगा, ठीक है। तो आप लोग इस वीडियो को, ठीक है, देखिएगा। इसमें आप लोगों को एक कोड दिया जाएगा, है ना। उस कोड से ही पीडीएफ आप लोग देख पाइएगा। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखिएगा तब तक पीडीएफ आप लोग को नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा कि दिल्ली के खिलजी सुल्तान थे मंगोल, अफगान, तुर्क, एक जाट कबीला, ठीक है। तो दिल्ली के जो खिलजी सुल्तान थे दोस्तों, वो खिलजी सुल्तान कौन थे? तुर्क थे। कौन थे? तुर्क थे, ठीक ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है कि अलाउद्दीन खिलजी को नवीन धर्म की इच्छा रखने के कारण किसके विरोध का सामना करना पड़ा? कौन इसका विरोध किया था? उलेमाओं का विरोध का, वजीर के विरोध का, सामान्य जनता के विरोध का, सैनिकों के विरोध का। तो नया धर्म ही चलाता तो दोस्तों किसको कष्ट है? कष्ट होता उलेमाओं को, है ना, क्योंकि उलेमाओं को सत्ता को खतरा था। इसलिए उलेमाओं ने अलाउद्दीन खिलजी का क्या किया? विरोध किया। और अलाउद्दीन अपने मित्र अलाउल मुल्क के कहने पर नया धर्म चलाने का जो उसका विचार था उसको उसने त्याग दिया, है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो है कि जब उसने राजत्व को प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों एवं आदेशों से पूर्णतया स्वतंत्र था। वर्णी ने यह कथन किस सुल्तान के लिए कहा? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, बी बलबन, सी अलाउद्दीन खिलजी, डी मोहम्मद तुगलक। क्या हो जाएगा दोस्तों? अलाउद्दीन खिलजी, है ना। अलाउद्दीन खिलजी ऐसा शासक था जो कि खलीफा के पद को नहीं मानता था और उसने बोला कि हम वही करेंगे जो जनता के हित में होगा, है ना। सरिया में क्या लिखा गया है इससे मुझे कोई मतलब नहीं है, हम वही करेंगे जो कि राज्य के हित में होगा, है ना। ये बात किसने कहा था? अलाउद्दीन खिलजी ने कहा था, ठीक है दोस्तों। तो अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कौन सी उपाधि धारण की? सिकंदर ए सानी, जिल्ले इलाही, सिपह सलार, हजरत ए आला। दोस्तों ये अलाउद्दीन खिलजी जो है ये अपने आप को दूसरा सिकंदर कहता था। ये विश्व विजेता बनना चाहता था, है ना। इसलिए इसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की। इसकी उपाधि धारण की सिकंदर ए सानी की। यह अपने आप को दूसरा सिकंदर भी कहता था, ठीक है दोस्तों। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला जो प्रश्न है हमारा कि सेना को वेतन देने की प्रणाली का विधान किसने किया? सेना को नगद पैसा देने का शुरुआत किसने किया? इब्राहिम लोदी, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन। तो दोस्तों सैनिकों को जो है नगद वेतन देने की प्रणाली शुरू किया किसने? इल्तुतमिश ने। किसने शुरू किया? इल्तुतमिश ने शुरू किया। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है, सॉरी, इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी ने, है ना। मिसमाइंड हो गया है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अलाउद्दीन खिलजी। सेना को नगद वेतन देने की प्रथा कौन शुरू किया? अलाउद्दीन खिलजी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है कि 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच सीमा क्या थी?
ब्यास नदी, सिंधु नदी, सतलज नदी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सिंधु नदी। दोस्तों प्रश्न को एक बार फिर से देख लीजिए। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न कहता है 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोल के बीच में सीमा कौन बची थी? ठीक है, तो सीमा जो बची थी वो सीमा थी सिंधु नदी। कौन सी नदी थी? सिंधु नदी, है ना। चलिए अगले प्रश्न